नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं निखिल रघुवंशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इतिहास की चर्चा करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसका हमने थोड़ा सा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले जो चीज़ें पढ़ा दी हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। 1857 की क्रांति में हमने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित सारे आंदोलन कंप्लीट कर लिए हैं। मध्य प्रदेश का 1857 की क्रांति में क्या भूमिका रही है, क्या योगदान रहा है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है उस टॉपिक के अंतर्गत बताई थी। और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने पॉइंट टू द पॉइंट मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करवाई हैं उसके अंतर्गत, है ना। आज हम जो है मध्य प्रदेश का इतिहास जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो पार्ट है इसका, जो इतिहास मध्य प्रदेश इतिहास का जो प्राचीनतम अगर अपन पार्ट की बात करें तो आज अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और कई सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इतिहास की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजवंश थे हम उसकी बात करेंगे, है ना। जैसे हम गुप्त वंश की बात करें या मौर्य वंश की बात करें, ऐसे सारे के सारे जितने भी राजवंश हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं सारे के सारे उन पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम सीखेंगे। उसके बाद हम बात जो है मध्य प्रदेश की रियासतों को भी ऊपर भी बात करेंगे। तो ये टॉपिक जो है ना काफ़ी सारा लेंदी है, बहुत लेंदी है, काफ़ी सारे पार्ट में अपन इसको पढ़ेंगे। और पहले हम जो बात करते हैं, हम जो प्राचीन इतिहास की बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत, हम उस पर चर्चा करेंगे। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास पर अगर जो है चर्चा करें और उस पर नज़र डालें तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो है मध्य प्रदेश का इतिहास पुरातात्विक अतीत का उद्भव। देखो मध्य प्रदेश में अंतर्गत जो है आप लोगों का मध्य प्रदेश का इतिहास एवं पुरातात्विक अतीत का जो उद्भव है ना वो प्राग ऐतिहासिक काल से यहाँ पर माना जाता है ना। तो यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल से माना जाता है। भारत के अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश की इतिहास की बात करें, देखो भारत के अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो ये मानव सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु रहा है। मध्य प्रदेश जो है भारत के अंतर्गत सभ्यता एवं संस्कृति का मेरे दोस्तों क्या रहा है, यहाँ पर केंद्र बिंदु रहा है। इसको हम अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राग ऐतिहासिक काल से माना जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में मध्य प्रदेश को जो है कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसके अंतर्गत देखो पुरापाषाण काल देखेंगे, मध्य पाषाण काल देखेंगे, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसके अंतर्गत अपन जो है मध्य प्रदेश की जो है आप लोगों के इतिहास के सभ्यता और संस्कृति सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पर जैसे क्या लिखा हुआ है कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु यहाँ पर उसे माना गया है। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखो पुरापाषाण काल की बात करेंगे, उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, नवपाषाण काल की और ताम्रपाषाण काल की बात करेंगे। जब हम मध्य प्रदेश के इतिहास में जो है पुरापाषाण के ऊपर जब नजर डालते हैं तो हमें क्या दिखता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कई सारे औजार और उपकरण आप लोगों को यहाँ पर जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा देना चाहता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल यह होता है कि जिसमें मानव सभ्यता की घटना का जहाँ पर भी लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, मतलब कि लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं ना, मानव की घटनाओं के लिखित साक्ष्य और प्रमाण यहाँ पर जब नहीं मिले हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अगर जो है हमें लिखित साक्ष्य एवं प्रमाण नहीं मिले हैं मेरे दोस्तों, तो आप मुझे बताइएगा कि जो साक्ष्य मिले हैं तो फिर किस माध्यम से मिले हैं। अब ये जो साक्ष्य मिले हैं मेरे दोस्तों तो या तो हमें खुदाई के दौरान मिलेंगे, है ना, या किसी नदी घाटी के किनारे मिलेंगे या किसी खुदाई में मिलेंगे, है ना। लेकिन जो ऐसे साक्ष्य होंगे जिनका लेकिन लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं होगा, है ना, यहाँ पर लिखित विवरण यहाँ पर प्रस्तुत नहीं होगा, लेकिन खुदाई में अगर हमें कोई साक्ष्य मिलेंगे या कोई औजार के हमें साक्ष्य मिलेंगे, कोई उपकरण के हमें साक्ष्य मिलेंगे जो खुदाई में मिले हैं, तो ऐसे साक्ष्य सारे के सारे जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। हम देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम जब देखते हैं जो है पुरापाषाण काल के अंतर्गत, तो पुरापाषाण के अंतर्गत आपको उत्तर से लेकर दक्षिण तक, देखो उत्तर से लेकर दक्षिण तक मध्य प्रदेश जो है हथियारों एवं औजारों का संगम स्थल रहा है। मैंने आप लोगों को अभी क्या समझाया कि हमें औजार मिलेंगे, हमें उपकरण मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें खुदाइयों में मिलेंगी हमें, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें हमें मानव कंकाल जो है देखने को मिले हैं यहाँ पर, है ना। हमें मानव के पशुपालक होने की सभ्यता के भी जो है यहाँ से जो है देखने को मिले हैं, साक्ष्य देखने को मिले। हमें हस्त कुठारा के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हस्त कुठारा की अगर अपन बात करते हैं तो जो है आपकी कुल्हाड़ी के जो साक्ष्य हैं वो आप लोगों को देखने को मिले हैं, है ना। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हुई हैं। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं
मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन, बेतवा, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन, बेतवा, भीमबेटका, आदमगढ़, रायसेन, पचमढ़ी पुरापाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो देखते हो कि देखो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है नर्मदा, सोन, बेतवा, भीमबेटका, आदमगढ़, रायसेन, पचमढ़ी पुरापाषाण काल से संबंधित रहे। किस तरीके से पुरापाषाण काल से संबंधित रहे, मैंने आप लोगों को समझाया है अभी कि जो हमारा जो मध्य प्रदेश है वह हथियारों एवं औजारों का संगम स्थल रहा है। अब देखो मैंने आप लोगों को मध्य प्रदेश के चैप्टर के अंतर्गत एक पुरातात्विक स्थल के बारे में जब क्लासेस ली थी उसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, वहाँ से मैं आप लोगों को कोरिलेट करके चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अब देखना कि मध्य प्रदेश में नर्मदा, सोन, बेतवा, भीमबेटका की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों ये पुरापाषाण कालीन के अंतर्गत आता है। यहाँ से आपको भीमबेटका से बहुत सारे मतलब कि शैलाश्रय भी देखने को मिलेंगे। भीमबेटका रायसेन के अंतर्गत जो गुफाएं हैं है ना, जो गुफाएं हैं वो सबसे बड़ा शैलाश्रय है जिसमें लगभग 600 से ज़्यादा आप लोगों को शैलाश्रय देखने को मिलेंगे। तो अगर अपन बात करते हैं भीमबेटका से हमें शैलाश्रय देखने को मिले हैं है ना। जहां पर हम आदमगढ़ की बात करें, आदमगढ़ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आदमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और यहाँ से मानव के जो है आपके पशुपालन होने के साक्ष्य देखने को मिले हैं। मतलब कि जो है मानव के जो है शव के साथ में कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य यहाँ पर भी देखने को मिले हैं। तो देखो हम यहाँ पर बात करें आदमगढ़ की बात हो गई, भीमबेटका रायसेन की भी बात हो गई, पचमढ़ी पुरापाषाण काल से संबंधित है ये भी हमने चर्चा कर ली। जब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पुरापाषाण कालीन मानव सभ्यता के विकास में नर्मदा जो घाटी है हमारी सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रही है और जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है औजारों और हथियारों का संगम स्थल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नर्मदा, सोन, बेतवा जो घाटी है। अब देखो यहाँ पर जो सबसे केंद्र बिंदु कौन सी रही है, जो हमारी नर्मदा घाटी रही है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर अपन बात करें सर्वाधिक पुरापाषाण कालीन जो स्थल एवं उपकरण, अब देखो स्थल की बात करी है यहाँ पर और उपकरण की भी यहाँ पर बात की है। उपकरण में मैंने आप लोगों को हस्त कोठारा बताया है अभी, और यहाँ पर अगर अपन बात करें सर्वाधिक पुरापाषाण कालीन जो स्थल हैं वह नर्मदा घाटी से मेरे दोस्तों प्राप्त हुए। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को मैं ये जो है पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा और आपको मज़ा आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इंटरेस्टिंग आप लोगों को सीखने को मिलेंगी जो आप अलग अलग तरीके से चैप्टरों में पढ़ते हो। जैसे पुरातात्विक स्थल के चैप्टर में आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो ना, वैसे ही यहाँ पे उसको कोरिलेट में अपन करेंगे और आप देखेंगे कि हाँ यार ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत सटीक तरीके से इनका विवरण प्रस्तुत किया गया है जो हमें अलग अलग टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलता है। जैसे आपने शैलाश्रय की हमने बात की, भीमबेटका की, तो गुफाओं के अंतर्गत आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर लिखा रहता है कि ये शैलाश्रय हैं जो पाषाण काल से संबंधित हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखी हुई किताबों के अंतर्गत देखी होंगी। तो ये सटीक विवरण मैं आप लोगों को साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है देखो कि सर्वाधिक पुरापाषाण कालीन स्थल एवं उपकरण नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रही है। इसलिए हस्त निर्मित एवं प्राकृतिक वस्तुओं और औजारों, अब यहाँ पर देखना मैं आप शब्दों को समझना, इसलिए यहाँ पर हस्त निर्मित की बात करें तो हस्त कोठारा आपकी कुल्हाड़ी हो जाएगी। प्राकृतिक वस्तुओं को औजार एवं हथियारों के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया था। इस काल के अंतर्गत क्या किया गया था, आपका जो हस्त निर्मित वस्तुएं हो जाएंगी, प्राकृतिक जो वस्तुएं हो जाएंगी, उनको औजारों एवं हथियारों के माध्यम से जो है प्रयोग किया गया था। अब किस तरीके से प्रयोग किया गया था वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। अब देखो 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया जो कि एक पुरातात्विक वेत्ता थे है ना, उन्होंने क्या किया था सीहोर के हथनौरा से। और हथनौरा आपका पुरातात्विक स्थल जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, जब आप लोगों को बताया था कि जो आपका हथनौर है, हथनौर जो है वो सीहोर के अंतर्गत पड़ता है, नामक स्थान पर उत्खनन के दौरान देखना कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मानव जीवाश्म के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन से? मानव खोपड़ी के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए मेरे दोस्तों सीहोर के हथनौर से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो अब तक प्राप्त मानव के साक्ष्यों में सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य मेरे दोस्तों जो सीहोर के हथनौर से हमको प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना सीहोर के हथनौरा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, मानव के जीवाश्म, मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है जो अभी तक खोजे गए मानव साक्ष्य में सर्वाधिक प्राचीनतम है ना, जिसे जो है नर्मदा जो है अवशेष के नाम से नाम दिया गया है। आगे जब हम बढ़ते हैं आप लोगों को कौन कौन से उपकरण देखने को मिलेंगे। अब देखो इस काल के अंतर्गत है ना, इस काल के अंतर्गत यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं,
इस काल के अंतर्गत क्या हुआ, इस काल में प्राप्त औजारों के प्रमुख औजार है ना, इस काल के प्राप्त औजारों में प्रमुख औजार बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी देखने को मिली आपको, है ना। तो यहाँ पर हस्त निर्मित उपकरण देखने को मिले। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों का क्या लिखा हुआ है कि हस्त निर्मित प्राकृतिक वस्तुएं एवं औजार। तो देखो हस्त निर्मित हाथों से बनी हुई, देखो अब क्या हो जाएगी, बिना हाथ की कुल्हाड़ी और हस्त कुठारा मतलब कि हाथ वाली कुल्हाड़ी, ये दोनों ही आपको भाई किसके अंतर्गत देखने को मिली थी, जो है आपके पुरापाषाण काल के अंतर्गत देखने को मिली थी। आगे जब हम बढ़ते हैं, अब अमरकंटक से लेकर अगर अपन बात करें होशंगाबाद तक जो विस्तृत नर्मदा घाटी है मेरे दोस्तों, देखो कहां पर क्या लिखा हुआ है, अमरकंटक से होशंगाबाद जिले तक जो विस्तृत नर्मदा घाटी से स्तनधारी पशुओं के साक्ष्य भी आपको देखने को मिले हैं, स्तनधारी पशुओं के साक्ष्य आपको देखने को मिले। तो यहाँ से देखो हमें नर्मदा घाटी से क्या मिला हुआ, स्तनधारी पशुओं के साक्ष्य देखने को मिले। अगर अपन बात करें आगे, डॉक्टर एच.डी. सांकलिया एवं सुपेकर को होशंगाबाद से 800 औजार भी यहाँ पर पुरापाषाण कालीन जो है प्राप्त हुए हैं, है ना। तो हमने अभी क्या बात की, हमने पुरापाषाण काल की बात की है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं मध्यपाषाण काल के ऊपर, चर्चा करते हैं कि वहां से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दृष्टि से। आगे हम मध्यपाषाण काल की चर्चा करते हैं और बात करेंगे हम किसकी, नवपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत खोजें हुई, कौन कौन से हमें उपकरण देखने को मिले और क्या क्या औजार यहाँ से बरामद हुए जो है आपके प्राप्त हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब मध्यपाषाण काल के अंतर्गत देखो, आदमगढ़ शैलाश्रय से आरबी जोशी जो थे, आरबी जोशी ने मध्यपाषाण कालीन लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। अब मैंने आप लोगों को पहले ही यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर जो है कोई औजार देखने को मिलेंगे, कोई उपकरण देखने को मिलेंगे, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी ना कहीं। तो वहीं पर अगर अपन बात करें किसे प्राप्त हुए, आरबी जोशी जो पुरातत्वविद्ता थे उनको क्या मिला था कि मध्यपाषाण कालीन जो है आप लोगों को लगभग 25,000 यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण यहाँ पर इन्होंने प्राप्त किए थे, है ना। कहाँ से प्राप्त किए थे मेरे दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन बात करें आदमगढ़ आपका कहाँ पर आता है, होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से उन्होंने बहुत सारे जो है लघु उपकरण प्राप्त किए थे। आगे अगर अपन बात करें, यहाँ से आदमगढ़ से ही आप लोगों के मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य देखने को मिले थे, जो मैंने आपको पहले डिस्कस में करके बताया था ना, जब हमने थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ें हमने देखी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो है आदमगढ़ जो था, आदमगढ़ होशंगाबाद के अंतर्गत मानव के पशुपालक होने के यहाँ से साक्ष्य मिले। तो वहीं अगर अपन बात करें मध्यपाषाण काल के अंतर्गत, ये चीज़ें आप लोगों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आदमगढ़ से जो है मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। क्यों मिले हैं, देखो यहाँ पर मानव के शव के साथ कुत्ते को दफनाने के यहाँ पर जो है दफनाए जाने के साक्ष्य मिलता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, अगर मानव के शव के साथ में कुत्ता का शव देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर ये चीज़ हमें पता चलेगी कि मानव जो है ऐतिहासिक काल से ही हम बात करें जो है पशुपालक था, है ना। वह क्या था, पशुपालक था, पशुओं को पालता था। तो यहाँ पर अपन बात करें, इसीलिए हमने कहा कि मानव यहाँ पर क्या था, आपका पशुपालक भी था। वहीं अगर अपन बात करें सीएल काइल द्वारा वर्ष 1867 में विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरणों की खोज की गई। देखो हम कितना सटीक पढ़ रहे हैं, सारे उपकरण हमें देखने को मिल रहे हैं। उपकरण की जो खोज की गई हैं, चाहे वह हस्त निर्मित हो, हस्त कुठारा हो, आपकी बिना हाथ की कुल्हाड़ी हो, हाथ वाली कुल्हाड़ी हो, ये सब हस्त निर्मित उपकरण ही है ना। यहाँ पर अपन बात करें, विंध्य क्षेत्र से हमें लघु पाषाण काल उपकरणों की यहाँ पर खोज की गई थी। किसके द्वारा खोज की गई थी, आपकी सीएल काइल द्वारा 1867 में। अब देखो बाघ नदी के तट पर भी, जो बाघ नदी है आपकी, बाघ नदी के तट पर जो है बाघ की गुफाओं के समीप मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल तक कई उपकरणों की यहाँ पर प्राप्ति की गई है ना। कई यहाँ पर उपकरणों की प्राप्ति की गई है, ये हमने देखा है। अब जो मध्य पाषाण काल की हमने चर्चा की है, आगे हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो भोपाल का बैरागढ़ जो है ना, भोपाल का बैरागढ़ के निकट जो है आपका बालूकाश्म पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर, देखो बालूकाश्म की जो पहाड़ी है उसके पश्चिमी ढाल पर आप लोगों को शैलाश्रय देखने को मिलते हैं। किस तरीके के शैलाश्रय आपको देखने को मिलेंगे, एक तो अर्धचंद्राकार शैलाश्रय आपको देखने को मिलेंगे, समलंब शैलाश्रय आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और नवपाषाणकालीन उपकरण भी यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे, और नवपाषाणकालीन उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर अपन बात करें जबलपुर की नर्मदा नदी के तट पर, अगर अपन बात करें भेड़ा घाट की बात करें, तिलवारा घाट की बात करें, लमेटा घाट की बात करें, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई हैं जो रिपीट हो रही हैं। जब मैंने आप लोगों को जो है पर्यटन स्थल पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी कि लमेटा घाट कहाँ पर है ना। वहीं अगर अपन बात करें भेड़ा घाट कहाँ पर है ना, जैसे तिलवारा घाट कहाँ पर है, तिलवारा घाट वही है
जहाँ, जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, तिलवारा घाट वही है जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था जबलपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पर जबलपुर में जो है आपको नर्मदा नदी के तट पर भेड़ा घाट की बात करें, तिलवारा घाट की बात करें, चाहे लमेटा घाट की बात करें, तो नवपाषाण कालीन यहाँ पर मानव की बस्तियों, मानव जो बस्तियाँ होती हैं है ना, बस्तियों के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो बहुत शानदार तरीके से अपन चीज़ों को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इन नदियों के तट पर, है ना, इस जो नर्मदा नदी है उसके तट पर जो भेड़ा घाट है, जैसे तिलवारा घाट की अगर अपन बात करें, लमेटा घाट की बात करें, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है, इन घाटों से नवपाषाण कालीन जो है आप लोगों को मानव की बस्तियों के साक्ष्य यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले हैं, है ना। और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया ही था कि यहाँ से लिखित जो है साक्ष्य नहीं मिलेंगे, कोई खुदाई भी मिलेंगे, किसी तट पर मिलेंगे, कोई औजार मिलेगा या हस्त निर्मित चीज़ें मिलेंगी, कोई शैलाश्रय आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहीं आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, उपकरण देखने को मिल रहे हैं, मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं, मानव की बस्तियों के साक्ष्य देखने को मिल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाण कालीन की बात करेंगे और एक लोह युग की भी हम बात करेंगे, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम जो है ताम्रपाषाण कालीन युग की बात करेंगे और इसके अंतर्गत देखो जो ताम्रकालीन जो अवशेष हमें प्राप्त हुए वह मालवा क्षेत्र से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ताम्रकालीन जितने भी आपको अवशेष हम देखने को मिलेंगे वह हमें मालवा क्षेत्र से देखने को मिलेंगे। मालवा के अंतर्गत चाहे मैं आपसे नावदा टोली खरगोन की बात करूं, कायथा उज्जैन की बात करूं, है ना, अगर हम आवरा इंद्रगढ़ की बात करें तो ये आप लोगों के सीहोर के अंतर्गत आते हैं, है ना। वहीं अगर अपन बात करें जो है आपका बेसनगर विदिशा की बात करूं, एरण सागर की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आदि स्थानों से यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन अवशेष आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे नावदा टोली खरगोन हो गया, है ना, कायथा उज्जैन हो गया, एरण सागर हो गया, बेसनगर विदिशा हो गया, ये सारे के सारे आप लोगों को मालवा क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। जितने भी आप लोगों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो सारे के सारे ताम्रपाषाण कालीन जो है अवशेष के अंतर्गत आते हैं। अब देखो 1869 में जबलपुर में एक कुल्हाड़ी जो तांबा एवं टिल की निर्मित थी, तांबा एवं किसकी निर्मित थी, टिन की निर्मित थी, है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें ताम्रपाषाण कालीन है तो तांबा के साक्ष्य अगर अपन बात करें 1869 में जबलपुर में एक कुल्हाड़ी मिली जो तांबा एवं टिन से निर्मित थी, है ना। तो और अगर अपन बात करें 1970 की डोंगरिया बालाघाट से हमें क्या मिला है, डोंगरिया बालाघाट से ग्रामीणों को 424 तांबे के उपकरण देखने को मिले हैं, 102 चांदी के आभूषण आपसे प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर रायसेन भीमबेटका से लगभग अभी मैंने आप लोगों को बताया 700 से ज़्यादा शैलाशय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 500 में क्या है, चित्रांकन भी देखने को मिला है ना। तो यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हमने देख ही ली हैं। होशंगाबाद में अगर अपन बात करें पनारपानी ग्राम से क्या देखने को मिला है, मामा भांजे के 29 शैलाश्रय भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। तो ताम्रपाषाण कालीन जो युग था हमारा, काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिली हैं मेरे दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐतिहासिक काल लोह युग की। अब ये ताम्रपाषाण कालीन युग की बात की है ना, अब पहले तांबा की खोज की गई थी, उसके बाद ही हमें जो है लोहा मिला था। तो यहाँ पर हम जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत या लोह युग की अगर अपन बात करें हमसे क्या क्या चीज़ें मिली थी हमें, मध्य प्रदेश में देखो लोह युग संस्कृति के साक्ष्य, धूसर चित्त और मृद भांड के जो अवशेष हैं कहाँ से देखने को मिले, भिंड मुरैना ग्वालियर से यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व की यहाँ पर बात चल रही है। जो लोह युग के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो यहाँ पर धूसर चित्र और मृद भांड के जो अवशेष मिले थे वहाँ कहाँ से मिले थे, भिंड से, मुरैना से, ग्वालियर से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। तो यहाँ पर अपन ने मध्य प्रदेश में जो इतिहास जो अभी आज का जो चैप्टर हमने चालू किया तो इसके अंतर्गत मेरे दोस्तों हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की बात की है ना, हमने पुरा पाषाण काल की, नव पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल की, ताम्र पाषाण काल की, लोह युग की बात की है। सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को सिखाया है और उसकी डिटेलिंग भी करवाई है कि भाई ये किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर जो है मिली, ये भी बताया है मैंने आप लोगों को मेरे दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है जो लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पर औजार मिले हैं, खुदाई के दौरान औजार मिले हैं, अवशेष मिले हैं, जो लिखित प्रमाण जो है नहीं मिला है। तो मतलब ऐसा काल जहाँ पर मानव की घटना का लिखित प्रमाण ना मिलता हो वही क्या कहलाता है, आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो इसके अगले वाली जो क्लास है ना उसके अंतर्गत अपन मध्य प्रदेश के इतिहास में और चर्चा करेंगे, जिसमें हम वैदिक सभ्यता की बात करेंगे और जो है उसके बाद हम बात करेंगे जो है अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है प्रमुख राजवंशों की हम बात करेंगे।
तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम इसके अगली वाली क्लास में जो है इस पर आगे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।